स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में नया साल मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और फिर लखनऊ जैसे बड़े शहर भी बड़े उत्साह के साथ नया साल मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य बड़े नेताओं ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। जब पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आप सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा, स्वास्थ्य और फिर समृद्धि लाए। ये आपको अपने प्रयासों में सफलता और फिर आपके सभी कामों में संतुष्टि दें। हमारे समाज में शांति और फिर खुशी के लिए प्रार्थना। आप सभी को 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि ये साल सभी के लिए नई उम्मीदें, नए संकल्प और फिर नया आत्मविश्वास लेकर के आएगा। ये सभी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों अब बिहार के स्कूल बसों पर कानून का डंडा चलेगा। फर्जी लाइसेंस, कबाड़ बसें और फिर बीमार ड्राइवर अब नहीं बचेंगे। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के अब ढिलाई नहीं है वो होगी, जब बल्कि कानून का सीधा एक्शन मोड शुरू हो गया है। जब अब स्कूल बसों और फिर उनके चालकों का कुंडली खंगालने का आदेश जारी हो चुका है। जब परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि निजी स्कूलों की बसें हो या फिर उनके ड्राइवर, अब कोई भी जांच की जद से बाहर नहीं रहेगा। यह आदेश के मुताबिक बिहार के सभी जिला परिवहन कार्यालयों को हुक्म दिया है कि 15 जनवरी तक निजी स्कूल बसों और फिर चालकों का पूर्ण सत्यापन करके हर हाल में पूरा किया जाए। जांच में बस की उम्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदर्शन प्रमाण पत्र और फिर तकनीकी हालात की बारीकी से पड़ताल होगी। वहीं पर ड्राइवरों के मामले में लाइसेंस की वैधता, मेडिकल फिटनेस और फिर किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी की जांच की जाएगी। मतलब साफ है कि अब फर्जी लाइसेंस और जर्जर बसों का खेल बंद। जब पटना जिला परिवहन कार्यालय के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया है कि जिले के सभी निजी बसों स्कूलों को 2 दिनों में नोटिस भेजा जाएगा। जिन स्कूलों के पास बसें चलती है उनके बसों की पूरी लिस्ट और चालकों का बायोडाटा मांगा गया है। अगर कागजों में गड़बड़ी या फिर जांच में कोई भी पेच फंसता है तो फिर सीधे कार्रवाई होगी। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को आरजेडी की मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार ठहराते हुए गठबंधन तोड़ने की वकालत की है। साधु यादव का मानना है कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई भी वजूद नहीं रह गया है। यह कांग्रेस द्वारा राजद का साथ छोड़ने की चर्चाओं पर पलटवार करते हुए साधु यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई भी जनाधार बचा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को राज्य में जो भी वोट मिलते हैं वे केवल राजद के समर्थन के कारण ही मिलते हैं। साधु यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजद को बहुत पहले ही कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस गठबंधन से केवल कांग्रेस को ही फायदा पहुंच रहा है। राबड़ी आवास खाली किए जाने के दौरान गमले और फिर अन्य सामान ले जाने के विवाद पर साधु यादव ने अपनी बहन राबड़ी देवी और फिर लालू यादव का पुरजोर बचाव किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा इस गमले की जांच की मांग किए जाने पर उन्होंने तीखा प्रतिक्रिया दी है। साधु यादव ने कहा है कि नीरज कुमार को इस तरीके की ओछी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राबड़ी देवी और फिर लालू यादव राज्य के बड़े कद के नेता हैं। दोस्तों 2026 की पहली सुबह में ही महंगाई का बम फूटा है। यहाँ पर 111 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल बात यह है कि साल 2026 के शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका लगा है, जब गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। 1 जनवरी 2026 को सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत जस की तस बनी हुई है। वहीं पर तेल कंपनियों ने साल 2026 के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। इस बार एक साथ 111 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले नवंबर में भी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई थी। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से बड़ी कीमतें 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो गई है।
दोस्तों, बिहार के सरकारी कर्मचारियों और फिर शिक्षकों के लिए साल 2026 की शुरुआत में खुशखबरी आई है, जहां राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और फिर रिटायर कर्मचारियों के वेतन और फिर पेंशन भुगतान के लिए बड़ी राशि जारी कर दी है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी और फिर उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा। तो शिक्षक और फिर कर्मचारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और फिर कर्मचारियों के दिसंबर माह के वेतन भुगतान के लिए 135 करोड़ 7,07,735 रुपए जारी कर दिए हैं, जहां रिटायर कर्मचारियों को दिसंबर माह के सेवांत लाभ के रूप में 168 करोड़ 29 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दोस्तों, नए साल में बिहार को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल बात है कि जल्द ही कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, जहां टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने का अंतिम प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा गया है। जब विभाग के PCF PK गुप्ता ने जानकारी दी है कि बगहा में रिप्लाइड इंक्यूबेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जो रिसर्च, संरक्षण और फिर जन जागरूकता का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। जहाँ रामसर स्थलों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया है कि इस वर्ष यानी कि इस साल 2026 में ही 3 नए रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट हो गए हैं। दोस्तों, पहले बाजार में अंगूर खरीदना रिस्की काम होता था। अंगूर खट्टे निकल जाते थे, लेकिन अब तो जिस अंगूर को खाए वो मीठा ही होगा। जी, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अब अंगूर खट्टे नहीं होते हैं बल्कि एक मीठा हो जाता है? इसकी एक खास वजह है। दरअसल आज अंगूर चिखने में जितना मीठा होता है उतना ही अंदर से खतरनाक भी होता है। इसकी मिठास केमिकल से आती है। जब बाजार में चमचमाते काले हरे अंगूर देख कर के मुंह में पानी आ जाता होगा, लेकिन ये मिठास प्रकृति नहीं बल्कि केमिकल की देन है। जब किसान फसल को जल्द बड़ा करने, चमकदार बनाने और कीटों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और फिर ग्रोथ हार्मोन का छिड़काव करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN की रिपोर्ट कहती है कि क्लोरोपाइरीफॉस, कार्बोडाइजिम, प्रोफेनोफॉस जैसे खतरनाक केमिकल अंगूर में 50 गुना तक ज्यादा पाए गए हैं। इसके अलावा लेड और फिर आर्सेनिक की मात्रा WHO लिमिट से 200% तक ऊपर पाई जाती है। इन केमिकलों को अंगूर की पतली छिलकें सोख लेती है, जहाँ ऊपर से वैक्स की चमकदार कोटिंग की जाती है, जो कि दिखने में तो अच्छी लगती है लेकिन अंदर जहर छिपाए रखती है। जहाँ अगर इसे अच्छे से ना धोया जाए तो फिर खाना बेहद नुकसानदायक होगा। अगर इन अंगूरों को लाकर के सादे पानी से धोया तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। ये केमिकल गहराई तक घुस चुके होते हैं। FSSAI की लैब टेस्टिंग में पता चला है कि 80% बाजार अंगूर पेस्टिसाइड लिमिट से ज़्यादा दूषित होते हैं। जब बिना धोए 10 से 15 अंगूर खाने से शरीर में 0.5 mg क्लोरोफाइड जाता है, जो एक बच्चे के लिए घातक हो सकता है। इससे 5 तरह के प्रभाव हो सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही मुंह में जलन होने लगेगी और फिर जीभ में सूजन आ जाएगा। इसके अलावा उल्टी, चक्कर, पेट दर्द तक होने लगता है। साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लंबे समय तक इसे खाने से लीवर, किडनी फेल होने की भी संभावना हो जाती है। वहीं पर बच्चे और बुजुर्ग इनका सबसे आसान शिकार होते हैं। जब बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, 5-6 अंगूर भी उनके लिए जहर के सामान है। ये खबर, बुजुर्गों की किडनी पहले से ही कमजोर होती है, एक बार ये वाला जहर गया तो फिर वापसी मुश्किल है। FSSAI ने इसे लेकर के चेतावनी दी है, लेकिन बाजार में फिर भी धड़ल्ले से इसकी बिक्री होती है। FSSAI ने अलर्ट किया है कि सर्दी के अंगूर खरीदने के बाद उसे 7 बार धोएं। जी, तो ऐसे में अगर आप भी अंगूर खाने के शौकीन हैं और अंगूर खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो आप संभल जाइए, होशियार हो जाइए। दोस्तों, साल 2026 के स्वागत के लिए दुनिया भर में भारी उत्साह देखा गया। समय क्षेत्रों के अंतर के कारण नव वर्ष का आगमन वैश्विक स्तर पर अलग अलग समय पर हुआ। सबसे पहला प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में नए साल ने दस्तक दी। वहीं पर भारत भर के पर्यटन स्थल नए साल 2026 के स्वागत के लिए गुलजार हो उठे, जब पहाड़ी इलाकों, तटीय शहरों और फिर ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। राजधानी दिल्ली में भी कनॉट प्लेस और फिर वसंत विहार जैसे इलाकों में लोग जश्न में डूबे रहे। वहीं पर नए साल का जश्न शुरू होने से पहले 2025 के अंतिम सूर्यास्त को देखने के लिए कई शहरों में भीड़ उमड़ी। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने इस मनोरम पल को देखने के लिए अपने कैमरे में कैद किया। वहीं पर असम के गुवाहाटी में भी साल का आखिरी सूर्यास्त बेहद खूबसूरत दिखा, जिसने प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में मंत्रमुग्ध कर देने वाली आतिशबाजी और एक लाइट एंड शो ने बुर्ज खलीफा को रोशन कर दिया।
दोस्तों नए साल में नीतीश सरकार ने सौगात दी है। बिहार में आज से जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन हो गए हैं, जब दफ्तरों के आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल बात यह है कि नए साल की दस्तक के साथ ही बिहार की हुकूमत ने जमीन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी परेशानी पर करारा वार किया है। अब जमीन के कागजात के लिए ना तो रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे और न ही स्टाम्प बाबू की दहलीज पर माथा टेकना हो पड़ेगा। राज्य सरकार ने 1 जनवरी से जमीन से जुड़े हुए सभी दस्तावेज को ऑनलाइन करने का फैसला लागू कर दिया है। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की ओर से इसका बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया। अब तक जमीन के कागजात लेना आम लोगों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। स्टाम्प शुल्क, नकल, प्रमाणित प्रति, हर कदम पर फाइलें सरकती थी और फिर हफ्तों का वक्त जाया होता था। पुराना सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन था, जिसमें 7 से 14 दिन तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। इसी देरी के बीच दलीलों और फिर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती थी। लेकिन अब सरकार ने डिजिटल सिस्टम के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को पलट दिया है। जहां नए ऑनलाइन मॉडल के तहत आम लोग भू अभिलेख पोर्टल से सीधे डिजिटल हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। जहां न स्टाम्प खरीदने की जरूरत, न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने की मजबूरी। जहां तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही स्कैन की हुई प्रमाणित प्रति तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। वहीं पर सरकार का दावा है कि इससे किसानों और फिर आम नागरिकों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। जमीन की खरीद बिक्री हो या फिर बैंक से लोन लेने का मामला, दस्तावेज अब फौरन मिल जाएंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और फिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सत्ता की गलियारों में इसे डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी छलांग माना जा रहा है। वहीं पर विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो फिर आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इसके बाद विभाग उस दस्तावेज को स्कैन करके पोर्टल पर उपलब्ध करा देगा। यानी कि अब फाइलों की धूल और फिर बाबुओं की मेज पर टिके कागजात इतिहास बनने वाले हैं। कुल मिलाकर के नए साल में बिहार सरकार ने जमीन की सियासत को सिस्टम से निकाल करके स्क्रीन पर ला दिया है। यह फैसला अगर जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू हुआ तो फिर आम लोगों को राहत और फिर व्यवस्था को भरोसा दोनों एक साथ मिलेंगे। दोस्तों कड़ाके की सर्दी के साथ नए साल का आगाज हो गया। जहां नए साल के पहले दिन देश के कई हिस्सों में मौसम ने कड़ाके की ठंड बिखेरी है। जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और फिर शीतलहर का कहर जारी है, जबकि पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और गहराएगी, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जहाँ IMD यानी कि मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक घना से घना कोहरा छाया रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये प्रभाव 1 जनवरी तक बना रहा। जहाँ नए साल के पहले दिन दिल्ली NCR में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। जहाँ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड में हल्की सी मध्यम बर्फबारी और फिर बारिश हुई, जो 1-2 जनवरी तक जारी रह सकती है। वहीं पर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं तेज होगी, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और फिर उत्तर प्रदेश में ठिठुरन बढ़ेगी। 3-4 जनवरी से ये प्रभाव बिहार और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है, जहां पर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और फिर बिहार के कई हिस्सों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। दोस्तों जैसे जैसे खरमास खत्म होने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत की बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। जब पटना में JDU हेडक्वार्टर के गेट पर 2 नए पोस्टर लगे हैं, जो बिहार में चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। जब इन दोनों पोस्टरों पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है। जब वैसे तो निशांत कुमार की सियासी पारी के डेब्यू को लेकर के चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे कि चर्चा पर मुहर लगने जा रही है। पोस्टर सिर्फ पार्टी मुख्यालय के बाहर नहीं लगाए गए, जब पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भी इसे लगाया गया है। यहाँ तक कि CM हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। JDU के नेता और प्रवक्ताओं की तरफ से भी अब खुल करके कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना ही चाहिए। बिहार और JDU के सियासी इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो फिर पाएंगे कि JDU में प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार के मन में होता है या फिर नीतीश कुमार करने जा रहे होते हैं। हमारे पास सूत्रों के हवाले
से पुख्ता जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने निशांत कुमार को पार्टी में लाने की तैयारी कर ली है। 13 दिसंबर की जेडीयू ने सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं पर अब सवाल यह है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर के बेटे को जिम्मेदारी देंगे? क्या निशांत को मंत्री बना करके सरकार में शामिल करेंगे या निशांत को नीतीश सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे जैसा कि पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, या फिर इन तीनों के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं बचा रखा है? वैसे तो नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में नीतीश के बाद कौन का वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद सीएम के करीबियों का मानना है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का अब सवाल आएगा तो फिर सियासी सुचिता को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, नुसरत ने बिहार की नौकरी छोड़ दी है। यह बिहार सरकार की नौकरी, हिजाब खींचने वाली महिला ने अब नौकरी छोड़ दी है, वो अब नौकरी नहीं करेगी। दरअसल बात यह है कि हिजाब विवाद के कारण सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने सरकारी डॉक्टर के रूप में अपना योगदान नहीं दिया है, जहां उन्हें पटना के सिविल सर्जन कार्यालय में 31 दिसंबर तक आयुष चिकित्सक के तौर पर ज्वाइन करना था। हालांकि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान उनका हिजाब हटाना चर्चा का कारण बन गया। वहीं पर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत का हिजाब हटाया था, जिसे लेकर के देश की सियासत तक गर्मा गई थी। नुसरत के कॉलेज के प्रिंसिपल ने पहले कहा था कि वे ज्वाइन करेगी, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टर नुसरत ने अब तक अपना योगदान नहीं दिया है, न ही उन्होंने और न ही उनके परिवार वालों ने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया है। जब स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें योगदान के लिए अतिरिक्त 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन डॉक्टर नुसरत उस समय तक कार्यालय में नहीं पहुंचा। अब उनकी योगदान की तारीख समाप्त हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अब नुसरत बिहार में नौकरी नहीं करेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार ने साल 2025 में ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिहार आज 24 घंटा गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और फिर सतत बिजली आपूर्ति का प्रतीक बन चुका है। जब बिजली की बढ़ती मांग बिहार में औद्योगिक निवेश और फिर आधारभूत संरचना के तीव्र विकास का संकेत है। जब ऊर्जा विभाग ने साल 2025 को उपलब्धियों, नवाचार और फिर आत्मनिर्भरता का वर्ष बनाया है। बिजली मांग में बढ़ोतरी राज्य में यानी कि बिहार में निवेश और फिर आधारभूत संरचना विकास का संकेत है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव साल 2025 की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 24 घंटा 7 दिन गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हो रही है। बिजली मांग में बढ़ोतरी राज्य में निवेश और फिर आधारभूत संरचना विकास का संकेत है। राज्यवासियों को सस्ती, सुलभ और फिर सतत बिजली उपलब्ध कराने के लिए समर्पित ऊर्जा विभाग के लिए 2025 उपलब्धियों का साल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह से मिले आज। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। जब पीएम मोदी से मुलाकात पर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने उनके संसदीय क्षेत्र मुर्शिदाबाद में हो रही गुंडागर्दी और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी से कहा है कि बाउंडेड श्रमिकों, मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने बताया है कि पीएम मोदी ने उनको आश्वस्त किया है कि उनकी चिंता को दूर किया जाएगा। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वे ममता बनर्जी के निशाने पर है, जब उनको हराने के लिए ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में दंगा कराया था। ऐसे में वे कांग्रेस और फिर टीएमसी दोनों के निशाने पर हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इन मुलाकातों का संबंध बीजेपी में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं पर सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी के साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। जल्द ही अधीर रंजन चौधरी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है। आपको बता दूं कि अधीर रंजन चौधरी का जन्म 2 अप्रैल 1956 को हुआ था। उन्होंने बहरामपुर में आईसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। वे 1996 में वे पहली बार विधायक बने। वहीं पर 1999 में वे सांसद बने। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी 2019 के लोकसभा चुनाव में बहरामपुर से सांसद चुने गए। इसके बाद वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने। वहीं पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टीएमसी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों, साल 2025 के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का पूरा और विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया है। एक लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता के प्रोफाइल को देखेंगे तो फिर आंकड़े कई लोगों को चौंकाने वाले लग सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी सादगी भरी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और फिर संपत्ति की ये घोषणा भी उसी की झलक दिखाती है। इस बार उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति, नगद राशि, बैंक बैलेंस और फिर अन्य विवरण सार्वजनिक कर दिए हैं। जब घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नगद 20,552 रुपए हैं। उनके नाम पर कुल 3 बैंक खाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI पटना सचिवालय शाखा में उनके खाते में 27,212 रुपए जमा है। पंजाब नेशनल बैंक बोरिंग रोड शाखा में 27,191 रुपए जमा है। SBI पार्लियामेंट्री हाउस नई दिल्ली शाखा में 3,358 रुपए जमा है। इस तरह तीनों बैंक खाते में कुल मिलाकर के 63,766 रुपए की राशि जमा है नीतीश कुमार के बैंक खाते में। जी, वहीं पर नीतीश कुमार पर किसी भी बैंक या फिर वित्तीय संस्था का कोई भी कर्ज नहीं है। उनके पास सिर्फ एक कार है, जो फोर्ड इकोफोर्ड, जिसकी घोषित कीमत 11,32,753 रुपए है। इसके अलावा उनके नाम पर कोई दूसरा गाड़ी भी दर्ज नहीं है। दोस्तों, नए साल की पहली सुबह बिहार की सियासत और हुकूमत के गलियारों में एक अहम फैसला चर्चा का सबब बन गया है। नीतीश सरकार ने पुलिस महकमे को ऐसा तोहफा दिया है जिसे प्रशासनिक हलकों में वर्दी का मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से उनके वर्तमान पदों पर ही उच्च रैंक में उत्क्रमित कर दिया है। यह खास बात यह है कि इन अफसरों को नई पोस्टिंग नहीं दी गई है, बल्कि जिस कुर्सी पर वे तैनात है उसी कुर्सी को बड़ा कद दे दिया गया है। जब गृह मंत्रालय की सूचना के साथ ही ये फैसला लागू हो गया है। जहाँ सत्ता के करीबी सूत्रों इसे प्रशासनिक स्थिरता और फिर अनुभव को सम्मान देने की रणनीति बता रहे हैं, तो फिर वहीं पर विपक्ष इसे चुनावी साल से पहले अफसरशाही को साधने की सियासत करार दे रहे हैं। वहीं पर इसी सूची में सबसे चर्चित नाम 1994 बैच के IPS कुंदन कृष्णन का है, जहाँ उन्हें ADG से DG रैंक में उत्क्रमित कर दिया है। जहाँ ADG मुख्यालय, ADG STF और फिर बिहार भवन नई दिल्ली में OSD जैसे अहम पदों पर तैनात कुंदन कृष्ण अब DG स्तर के अधिकारी माने जाएंगे। जब ये फैसला साफ इशारा कर रहा है कि सरकार भरोसेमंद अफसरों को मजबूत हाथ देना चाहती है। दोस्तों, बिहार में किसानों की आमदनी अब बढ़ने वाली है, जब 1289 करोड़ की लागत से सरकार काम कर रही है। दरअसल बात है कि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बाजार व्यवस्था विकसित करने तथा कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। इसी उद्देश्य से बिहार कृषि एक्सीलेशन मिशन तथा बिहार कृषि अवसंरचना मिशन की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इन दोनों मिशन से संबंधित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य के कृषि बाजार प्रांगणों का चरणबद्ध आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास किया जा रहा है। अभी ऐसे 21 प्रांगणों के विकास के लिए 1289 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिन प्रांगणों में कार्य चल रहा है उनमें पूर्णिया, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, बेतिया, दाऊदनगर एवं मोहनिया सहित 12 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए 748 करोड़ रुपए परियोजना की स्वीकृति दी है। वहीं पर सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फरबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा और फिर बिहटा सहित 9 बाजार प्रांगणों के विकास के लिए 540 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बाजार प्रांगणों में वेंडिंग प्लेटफॉर्म, दुकानें और फिर ओवरब्रिज, जल निकासी व्यवस्था, प्रशासनिक भवन, श्रमिक विश्राम गृह, अतिथि गृह, मछली बाजार, केला मंडी, सड़क, सोलर पैनल, कर्मचारी कैंटीन और अपशिष्ट निपटान संयंत्र जैसी आधुनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार कोई धर्मशाला नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से रत्ती भर भी जमीन नहीं मिलेगी। जी, आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में दर्जनों मामले की सुनवाई की है। इसी क्रम में उन्होंने अंचल अधिकारियों के कार्यकलाप पर असंतोष जताया है और फिर संवाद के दौरान कई मामलों के पर्यवेक्षकों की वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। जब सुनवाई के क्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक शिकायत की सुनवाई के क्रम में कहा कि बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा, यहाँ पर घुसपैठिया बांग्लादेशी जमीन नहीं खरीद सके। इस पर अधिकारी पूरी सख्ती के साथ नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भाई भी गलत करेगा तो फिर उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने DM SP को जमीन कब्जा करने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करके ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया है।
जब मंत्री ने जिले के अंचलाधिकारियों को ऐसे तत्वों को चिन्हित करके 14 जनवरी की पूर्ण कम से कम एक पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा है। जब मंत्री ने कहा है कि भू माफियाओं की लिस्ट बना करके ठोस कार्रवाई करें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में साल का आखिरी दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि हिसाब किताब का भी होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल भी इस परंपरा को निभाया है। 31 दिसंबर की शाम मुख्यमंत्री और फिर उनके मंत्रिमंडल के साथियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार की संपत्ति के आंकड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बिहार के मुखिया के पास कैश के नाम पर उतनी भी रकम नहीं है जितनी शायद एक आम मध्यवर्गीय परिवार की जेब में मिल जाए। जब घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नगद 66-67 हजार रुपए ही मात्र है, जैसे कि आपको पहले ही इस खबर में बताया गया है। नीतीश कुमार के पास लग्जरी कारों का कोई काफिला नहीं है। उनके हल्फनामे के अनुसार उनके पास आज भी वही फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी है जिसकी कीमत करीब 11-12 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पर गहनों के नाम पर उनके पास करीब 2,03,000 रुपए की ज्वेलरी है। जहां अचल संपत्ति की बात करें तो दिल्ली के द्वारका इलाके में उनका एक फ्लैट है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के कद्दावर नेता इम्तियाज जलील का एआईएमआईएम के लोग ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इसका मुख्य कारण टिकट बंटवारे में धांधली का है। आरोप है कि इम्तियाज जलील पैसे लेकर के टिकट बांटा है, जिसकी वजह से इम्तियाज जलील का विरोध शुरू हो गया है और भद्दी बद्दियां कमेंट किया जा रहा है और भद्दी बद्दी एआईएमआईएम के ही लोगों की तरफ से कमेंट किया जा रहा है और यहाँ तक कि कहा जाए तो गालियां भी दी जा रही है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का एआईएमआईएम के लोग ने ही विरोध शुरू कर दिया, तो देखने और सुनने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम के अंदर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। नामांकन के अंतिम दिन पार्टी कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ, नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल टिकट वितरण में पार्टी नेतृत्व ने इस बार कई पुराने चेहरे को दरकिनार करके नए उम्मीदवारों को मौका दिया है, जिसके बाद उन नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी फैल गई जो लंबे समय से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। सबसे बड़ा विरोध सामने आया नासिर सिद्दीकी और उनके समर्थकों की ओर से। इन लोगों ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील की तस्वीरें तोड़ डाली, उसे जलाया और सीधे असदुद्दीन ओवैसी से मांग कर डाली कि जलील को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए वरना पार्टी को नुकसान होगा। वहाँ पर नासिर सिद्दीकी का आरोप है कि उम्मीदवारों की सूची इम्तियाज जलील और उनके बेटे ने मिलकर के तय की है। यहाँ तक कि टिकट देने में खुलेआम खरीद फरोख्त होने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि जो लोग सालों तक पार्टी के साथ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और जिनका कोई भी खास योगदान नहीं उन्हें टिकट दे दिया गया। वहीं पर टिकट से वंचित रहने वाले लोगों में जमीर अहमद कादरी, अयूब खान, शेख अहमद, आरिफ हुसैनी, उसके बाद अबुल हसन, जफर बिल्डर, रफीक शेख जैसे कई नाम शामिल है। वहीं पर विरोध बढ़ते देख करके इम्तियाज जलील सामने आए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 50-50 दावेदार थे, ऐसे में फैसला लेना बेहद मुश्किल था। जिसे टिकट नहीं मिला उनसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पार्टी के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े। वहीं पर इम्तियाज जलील ने भरोसा दिलाया है कि सभी नाराज नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं से बातचीत करके समाधान निकाला जाएगा। इस बीच उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी के समर्थक मन्नत बंगले पर जुटे और फिर जीत का संकल्प लिया। वहीं पर एआईएमआईएम इस चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। इम्तियाज जलील का कहना है कि इस बार पार्टी ने युवाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया है, साथ ही साथ हाजी शेर खान जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी टिकट देकर के संतुलन रखा गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टिकट बेचे गए हैं। आपको बता दूं कि इम्तियाज जलील पर पार्टी के कुछ नाराज नेताओं का आरोप है कि टिकट पैसे लेकर के दिए गए हैं। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब पार्टी नेतृत्व का कहना है कि मामले की आंतरिक समीक्षा की जाएगी और फिर सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक खाद बीज दुकानदार को सोने का लालच देकर के भारी रकम ऐंठ ली गई है। पूरा मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये भी बताता है कि ठग किस तरह पहले भरोसा जीतते हैं और फिर वार करते हैं। यह घटना किशनगंज सदर थाना क्षेत्र की बेलवा गांव की है, जहां पर पीड़ित शहबाज आलम ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है और प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दूं कि शिकायत के अनुसार शहबाज आलम अपनी दुकान पर थे, तभी 17 दिसंबर को एक अज्ञात व्यक्ति आया और फिर विशेष सामग्री की मांग कर चला गया। जब पहली बार में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा
लगा। इसके 2 दिन बाद वही शख्स फिर आया, सामान खरीदा और बातचीत के दौरान चांदी का सिक्का दिखाया। उसके समान व्यवहार और फिर बार बार आने के कारण शहबाज का भरोसा बढ़ता चला गया। जब कुछ दिनों बाद तीसरी बार आरोपी दुकान पर पहुंचा, इस बार उसने एक धातु दिखाई और उसे सोना बताया। जहां शहबाज ने एहतियातन सोनार से जांच कराई, जहां वह धातु सोना निकली। वहीं पर इससे शहबाज का विश्वास पूरी तरह से बन गया। आरोपी धातु वापस लेकर के चला गया। जब 2 दिन बाद उसने फोन करके कहा कि वही सोना बिकवा दे। जब बातचीत करने के दौरान उसने खुद ही सोना बेचने का सौदा प्रस्तावित किया और फिर करीब 18 लाख रुपए कीमत बताई। जहां भरोसे के कारण शहबाज तैयार हो गए। तय योजना के अनुसार 25 दिसंबर को दालकोला मोड़ पर मिलने की बात हुई। शहबाज अपनी मां के साथ वहां पर पहुंचे और आरोपी को रकम सौंप दी। जब बदले में आरोपी ने धातु थमाई और फिर यह कहकर के चला गया कि सोना सुरक्षित रखें। वहीं पर घर लौटने के बाद जब दोबारा जांच कराई गई तो फिर धातु नकली निकली। जहां आरोपी का फोन बंद मिला और फिर तभी ठगी का एहसास हुआ। घबराए शहबाज ने तुरंत थाना पहुंच करके शिकायत दर्ज कराई। वहीं पर सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो कॉल डिटेल, लोकेशन और फिर अन्य तरीके साक्ष्य के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। पुलिस का मानना है कि ये संगठित गिरोह का काम हो सकता है और जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी हो सकता है। ये मामला लोगों के लिए बड़ा सबक है। चाहे सोना चांदी का सौदा हो या फिर कोई और लालच, बिना आधिकारिक जांच और फिर सुरक्षित प्रक्रिया की किसी पर भरोसा करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जब पुलिस ने भी आरोपी की संदिग्ध सौदे की जानकारी तुरंत थाने को दे ताकि वे अपराध पर रोक लग सके। दोस्तों, टीम मास्टर मुजाहिद के प्रवक्ता डॉक्टर नूर आलम ने एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ किशनगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत में इम्तियाज जलील पर चुनावी सभा के दौरान आरजेडी उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और फिर झूठे आरोप लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सीमांचल क्षेत्र में चली तीखी राजनीतिक बयानबाजी अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। आरजेडी प्रवक्ता, टीम मास्टर मुजाहिद प्रवक्ता किशनगंज से डॉक्टर नूर आलम ने एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ किशनगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में इम्तियाज जलील पर चुनावी सभा के दौरान आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और झूठे आरोप लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर नूर आलम का कहना है कि यह मामला न केवल एक व्यक्ति की छवि से जुड़ा है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और फिर चुनावी मर्यादाओं के उल्लंघन का उदाहरण है। तो शिकायत के अनुसार 4 नवंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे किशनगंज शहर के चूरीपट्टी स्थित कम्युनिटी हॉल के पास एआईएमआईएम की एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में कोचा दमन विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए इम्तियाज जलील ने आरजेडी प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम पर कथित तौर पर गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। डॉक्टर नूर आलम ने आरोप लगाया है कि जलील ने मंच से मास्टर मुजाहिद आलम को बेईमान, दलाल, चोर, लफंगा, लुच्चा, हरामखोर और फिर जाहिल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। डॉक्टर नूर आलम ने आरोप लगाया है कि इम्तियाज जलील ने मंच से मास्टर मुजाहिद को बेईमान और बाकी चोर किस और भी तरह तरह की चीजें, मतलब कि जाहिल जैसे और भी बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया जो कि मतलब कि नागवार गुजरा। जहां उनका कहना है कि यह बयान पूरी तरह से आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर नूर आलम का कहना है कि यह सिर्फ एक नेता की बेइज्जती का मामला नहीं है बल्कि लोकतंत्र के मानकों का मजाक उड़ाने जैसा है। शिकायत के साथ उन्होंने पुलिस को एक पेन ड्राइव भी सौंपी है जिसमें कथित भाषण का वीडियो होने का दावा भी किया गया है। यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब नेता मंच पर चढ़ते ही विरोधियों को बदनाम करने की भाषा बोलने लगते हैं तो फिर जनता के मुद्दे कहां से चले जाते हैं, ये सवाल है। वहीं पर सीमांचल के लोग आज भी बेरोजगारी, अस्पतालों की कंगाली, टूटी सड़कें और फिर शिक्षा की बदहाली से जूझ रहे हैं, लेकिन नेता मंच से सिर्फ गाली गलौज पर तालियां बटोरते दिखते हैं। वहीं पर चुनाव में एआईएमआईएम ने कोचा दमन सीट जीती है, लेकिन जीत के बाद भी राजनीतिक गर्माहट लगातार बना हुआ है। जब पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और फिर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सच यह है कि सीमांचल की राजनीति बार बार ऐसे विवादों में उलझ जाती है जबकि जनता चाहती है कि काम, राहत और फिर विकास की बात हो। यह नेताओं के लिए यह केस सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर भाषा नहीं बदलेगी, जवाबदेही नहीं आएगी तो फिर लोगों का भरोसा टूट जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।